मैं सुनना शुरू किया तो बस थोड़ी लॉन्ग केस के रेफरेंस से ना, ये मैं आपको 1 मिनट, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? 1 मिनट। ये बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा दिखा देता हूँ कि देखें ये जो जो बल्कि यहाँ पे खुला हुआ है। 1 मिनट। ये और सर वो जो क्वेश्चन यार आपने दिया था। जी, जी, देखें जो ये 2-3 फाइल्स हैं इसकी ना, एक ये फाइल है, ठीक है? ये आप अपनी बना सकते हैं आप, ठीक है? ये तो कभी देखा ही नहीं है, जो किसी ने भेजा हुआ था तो आप लोगों का ही किसी ने बनाया हुआ है ये। तो अगर आपको इसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपने सिर्फ़ एक हिंट लेना है कि भई ये सवाल इस तरह से मैंने पूछने हैं। आप अपना बनाएँ क्योंकि ये रट्टा मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज़ को समझ लें कि हर इंसान को ये पता है कि एक दिमाग है, एक जो है वो दिल है, एक फेफड़े हैं, एक लिवर है, वो हर इंसान को पता है ना। तो अगर आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिर्फ़ एक आप इसको, अब आप ये देखो ना, इससे सवाल लिखा हुआ है टू रूल आउट सीवीए। ये अब आप यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भई एक पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल डेफ़िसिट, लास्ट टाइम में मैंने जब डिस्कस किया था प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था ना कि जो मुख्तलिफ सिम्पटम्स हैं, उनको आप देखें और उनको स्क्रॉल करके देख लें कि भई इसके दिमाग में अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल वीकनेस या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को आपने रूल आउट करना है, तो आप उससे, आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि सेंसरी सिस्टम आपने देखना है, मोटर सिस्टम आपने देखना है। आपने उसके ऊपर उसके उसकी बातों में नहीं आना, ठीक है? आपने अपने सवाल पूछने हैं। तो आप उसके, अगर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होने के चांसेस नहीं है, तो आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पेपर पेशेंट है और मॉक पेशेंट है, तो इसमें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? आप अपने जल्दी-जल्दी से सवाल पूछ सकते हैं कि भई आपको पूरे जिस्म में आपको हसासियत होती है, आपको महसूस होता है, आपको किसी जिस्म के हिस्से की वीकनेस तो नहीं है, कमज़ोरी तो नहीं महसूस हो रही, ठीक है? आप चलने-फिरने में आपको मसला तो नहीं होता? आप इस वक़्त कहाँ पे मौजूद हैं, ये आपको पता है? ये इससे आपके हायर मेंटल फंक्शंस हो गए, आपने उसकी 1 या 2 रिफ्लेक्सेस करके आपने उसको वेरीफ़ाई कर लिया, ठीक? ये चीज़ अगर आप अपने सर पे सवार करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। अल्टीमेटली जब आप पेशेंट के पास जाएँगे, जो जब एग्ज़ामिनर के पास जाएँगे, तो जो सर ने जो लफ्ज़ यूज़ किया था, मैं उसको उसी सर ने वही बात की थी इन डिफरेंट वर्ड। तो आपको अगर जब आप पेश कंपाइल कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल उसके सिम्पटम्स में ही घुसे हुए हैं सिर्फ़, तो वो इट इज़ यूज़लेस। क्योंकि अगर आपने वहाँ जाके उनको ये बताना है कि इस पेशेंट की ये इसकी डेमोग्राफिक डाटा है, ट्राई टू बी वेरी कंसाइज़। तो ही इज़ अ 25 ईयर ओल्ड मेल, by profession, no significant personal history, no significant past medical history, या यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो वो बता दें। Patient was presented with this, which was started this in that way, and it was aggravated by this thing and relieved by this thing. ये आप जुमला बना सकते हैं ना? तो अब वही चीज़ को जो आपने उनको पूरी लंबी कहानी सुनानी है, वो तो आपसे सिर्फ टू द पॉइंट पूछना चाहते हैं ना। ये आप अगर उनको प्रेज़ेंटिंग में बता देंगे कि भई तो ये इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, ये इन्वेस्टिगेशन उसको के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर मैं इसको एनेस्थीसिया दूँगा तो मुझे ये चीज़ों की प्रॉब्लम होगी। और आपके दिमाग में होना चाहिए एयरवे की मैनेजमेंट, एनाल्जेसिया का प्लान, इंडक्शन का प्लान, मेंटेनेंस का प्लान, मॉनिटरिंग का प्लान, फ्लूइड का प्लान, एक्सट्यूबेशन का प्लान, पोस्ट ऑपरेटिव किसी को एंटीसिपेट करें। ये आपका 30 मिनट के अंदर, ये आपने पहले 10 मिनट में हिस्ट्री, अगले 10 मिनट में एग्ज़ामिनेशन, और उससे अगले 10 मिनट में आप रेडी अगर हैं, तो मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, तो आपको एग्ज़ामिनर को फ़ेल नहीं कर सकता और आपको फ़ेल नहीं करेगा और आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट होंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बाकी जो लॉन्ग केसेज़ हैं वो 20-25, जो 15-20 लॉन्ग केसेज़ हैं, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन्स को पहले से एंटीसिपेट करेंगे। थायराइड में उन्होंने क्या सवाल पूछने हैं, हाइपरटेंशन में हार्ट पेशेंट है तो उन्होंने क्या सवाल पूछने हैं, लिवर का पेशेंट है तो उसमें क्या सवाल पूछने हैं। और वो जो 2-3 फ़ुज़ूल किस्म के केसेज़ हैं जो कि आ जाते हैं, और वो आप लोगों को प्रिपेयर करन देख लें कहीं से कि भई ओरल ट्यूमर्स कौन से होते हैं। जो कराची में वाइवा दे रहे हैं उनको उनको बेचारों को अक्सर पान खाने वाला एक बंदा मिलता है। लेकिन अब अगर चक्कर ये है कि अगर उन्होंने पेपर किया है तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह मैनेज करेंगे इस चीज़ को, ठीक है? तो यही द 8-10 केसेज़ होते हैं जिसके अंदर वो जो है वो सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर लेते हैं। पहले ज़माने में तो हमारे एक दोस्त थे, उनको एक पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डली हुई थी, वो मरीज़ लेकर आए हुए थे। लेकिन अब नहीं आएँगे इस किस्म के पेशेंट्स, आई डोंट थिंक सो। वो भी एक ज़्यादती थी कि चेस्ट ट्यूब डले हुए मरीज़ को आप अब ऑपरेशन थिएटर, सॉरी,
आपने आके उसको उन्होंने CPSP में बिठाया हुआ, ठीक है। तो उन चीज देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना कॉम्प्लिकेटेड केस होगा उतना आसान वाइवा होगा, जितना आसान केस होगा उतना मुश्किल वाइवा होगा। कि मैंने दोनों दफा फेस किया है, कि एक दफा मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीवियर माइटल स्टेनोसिस का केस था, तो मैं तो खैर पास हो गया था, लेकिन शायद मे बी दे हैड अ लॉट ऑफ मार्जिन। लेकिन मेरे क्लासिकल एग्जामिनर थे अरशद तकी साहब, जो कि शायरी करते हैं एग्जाम में भी, मतलब उनके क्वेश्चंस आर डिफरेंट, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। तो वो हर बंदे को वो एग्जामिनर नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी दफा जो पेशेंट था वो बहुत, मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसको सीए एसोफेगस है, और उसकी एसोफेजेक्टमी होनी है, उसको एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है उसको। मेरे हिसाब से ये केस रिलेटिवली मुश्किल था एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। इसी तरीके से तीसरी दफा जो मेरा पेशेंट था, उसको एंटी ट्यूबरकुलस टीबी की भी हिस्ट्री थी, उसको जो है वो डीवीटी भी हुई हुई थी, उसकी रूमाटॉइड आर्थराइटिस था उसको, और उसकी उन्होंने प्रोस्टेट की सर्जरी करनी थी। अब ये पेशेंट पता नहीं उनको कहाँ से मिला था, सैंपल किस्म का पेशेंट था वो, और उसके अंदर इतनी सारी चीजें थी कि यकीन करेंगे एग्जामिनर्स के क्वेश्चन खत्म हो गए थे, ठीक है। और हैरत अंगेज तौर पे जो क्वेश्चन मुझसे पहले 10 मिनट वाले एग्जामिनर ने पूछे, एक्चुअली उनको यही नहीं समझ आ रहा था वो क्या सवाल पूछे, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू आंसर। उन्होंने पूछा इस पेशेंट में क्या क्या होंगे, तो मुझे अगर मेरे से वो पिन पॉइंट, अगर वो एक डिजीज होती ना तो उनके पास मार्जिन होता कि वो एक डिजीज के बारे में डिटेल पूछ लेते। लेकिन क्योंकि वो सारी डिजीज को टच करना चाह रहे थे, और एक्चुअली मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया मामला, क्योंकि उनको मैंने बता दिया कि जो एंटी रूमाटाइड ड्रग्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डीवीटी है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, रूमाटाइड आर्थराइटिस है पोजीशनिंग की प्रॉब्लम होगी, इसके अंदर एयरवे की प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मजा आया, मैं खुद आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरा लास्ट चांस था ये। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैं उस आई वाज मैं इट वाज ये आप इस वक्त आज के जीशान हाशमी को ना कंपैरिजन करें, उस वक्त मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरे से मुझे नहीं बोलना आता था। मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि तीसरी दफा जब बंदा वाइवा देने जा रहा होता है तो उसकी क्या ज़हनी हालत होती है, जब वो 2 दफा फेल हो चुका होता है। मैं अभी भी, मुझे याद है, तीसरे वाइवे से पहले भी मैं बीटा ब्लॉकर आखिरी डोज खाने के बाद आधी गोली मेटोप्रोलोल खा के मैं वाइवा देने के लिए गया था। तो आप लोग परेशान ना हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत क्या है, और आपका जो है वो आपका आपका मेंटल लेवल क्या है, कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं, ठीक है। तो ये जो जनरल जो चीजें हैं, जो जनरल क्वेश्चंस हैं, उनको आपने कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकालना, इनको याद कर ले, इनको आप तरतीब देके अपने हिसाब से याद कर ले। ये क्वेश्चन हैं उन जो, जब उसको आपको बताएगा ना कि मैं इस वजह से आया था, वो ऑपरेशन भी हो सकता है, वो बीमारी भी हो सकती है, वो हीमाचूरिया भी हो सकता है, वो डिस्निया भी हो सकता है, वो पेट में दर्द भी हो सकती है, वो सर में दर्द भी हो सकती है, वो वीकनेस भी हो सकती है, वो इट कैन बी एनीथिंग। और उसकी आपने वही बचपन वाले ज़माने की हिस्ट्री पूछनी है कि भाई ये शुरू कैसे हुआ था, इसके साथ एसोसिएटेड क्या सिम्टम्स थे, किस चीज़ से बढ़ता था, किस चीज़ से कम होता था, क्या उसके अंदर जो है वो चीज़ें थी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरे ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाइबर वाला जो, इस फोल्डर को आप यूज करें अगर आप लोगों की, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यही तरीका है इस टाइम पे प्रैक्टिस करने का। ये इसे रैंडम किस्म के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप इसी को, ये एक मैं आपको एक एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ, कि भाई एक बार 2 साल का बच्चा है, 12 किलो का, उसकी पोस्टीरियर फोसा की क्रेनियोटमी हो रही है, फोसा मैस लिगन, ठीक है। ही हैड बीन एक्टिव अंटिल 48 आवर्स ये भी अगो। लॉन्ग केस आ सकता है सर, अरे भाई ये पीडियाट्रिक। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है ये। मैं आपको वो टॉपिक खत्म हो गया, वो बात खत्म हो गई है। मैं आपको प्रैक्टिस की ओके बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। लॉन्ग केस नहीं आ सकता बच्चा, बहुत नामुमकिन है तकरीबन। ठीक। तो ठीक है। तो ये मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। ये 2 साल है ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए भाई 2 साल के बच्चे की क्या, अच्छा आपसे ही सवाल है, 2 साल के बच्चे में कौन सी डिफरेंट चीजें होंगी एज कम्पेयर टू 20 साल का बच्चा। सर देयर आर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, हम्म, pharmacological differences and anatomical differences. हम्म। Anatomical differences can be large अगर occiput, आप अगर आप इसको large इस head. एक सेकंड, एक सेकंड, अब आप कहेंगे ना इस आंसर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो इस आंसर को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि आपको ये 3 दफा आपने डिफरेंसेस क्यों बोला है, और आपको ये भी बताने की क्यों जरूरत पड़ी है कि ये इस तरीके से होता है। आप उनको डायरेक्ट टू द पॉइंट भी तो Okay. बता सकते हैं ना,
कि because Yes. of altered physiological, pharmacological, anatomical status of the patient, this will be the problem. There will be difficult airway, there will be difficult drug metabolism and handling, there will be titrated doses. जब समझ आ गई बात आपको, ये लंबी Yes, कहानी है जो हमारी पाकिस्तानी आदत होती है, इससे बाहर निकले बस। लंबी कहानी सुनानी है, वो ठीक बीच में कहीं ढूंढता ही रह जाए बंदा कि यार काम की बात किधर। ठीक है, इतनी लंबी कहानी की जरूरत ही नहीं है आपको, टू द पॉइंट। yes, और आप गलत नहीं बता रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी वजह से आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। yes, sir. तो ये 2 साल के बच्चे की बातें हो गई। दूसरी बातें क्या आ गई, पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटमी। क्या आपके दिमाग में आएगा पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटमी के रेफरेंस से फॉर अ मैस्लियन? ठीक है, सोचे जरा क्या बातें आएंगी दिमाग में। सर एक तो पोजीशनिंग पे हो सकता है पोजीशनिंग पे हो कि सकता है। पोस्टीरियर देखो फोसा सर्जरी। एक मिनट, ये कौन है? आइजा। जी सर। आइजा, एक तो मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि अब आपकी जबान पिछली दफा की तरह अटक नहीं रही, तो एक तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन अभी भी आप ऑर्गेनाइज नहीं हो। आप एक चीज ध्यान में रखो कि आप डायरेक्ट सर्जरी पे चली गई हो, जबकि मैंने आपको क्या सिखाई ये बात, पहले वो जी सर अभी वो पेशेंट रिलेटेड उसके और अब डिजीज रिलेटेड, तो आप उस डायरेक्ट आप पोजीशन पे पहुंच गई हो। खुद खुद जरा आप बैठ के सोचो, डज इट लुक गुड? जी सर। और आप भूल जी जाओगी। जी सर। मजे की बात है, अगर आप ये यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप उसकी पोजीशन पे पहुंच गई ना, तो आप उसकी जो कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तो आप भूल ही जाएंगी। जी सर। ठीक है, चलो शाबाश, अब बताओ, बोलो शाबाश, फिर से बताओ। सर इसमें ये हो सकता है कि पोस्टीरियर फोसा सर्जरी है, तो सबसे पहले तो उसकी वो कोई मैस इफेक्ट है, तो मैस की वजह से जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होंगे कि लाइक उसका कोई आईसीपी अगर रेज्ड है, अगर हम इस पे देखें, या पेशेंट का कोई अभी ट्यूमर है तो कोई अभी उसकी। अभी चंद लम्हों पहले हमने बात की थी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की, ठीक है। जी सर वो तो है। तो हाँ जी एनी, सर। हाँ तो ये है नहीं, यही बोलना है, जी बिकॉज एनी जी जी एनी जी सर। neurological deficit because of the Maslian disease in the brain। यूजुअली कहीं पे भी और कैंसर होगा तो वहां पर तो आपने बोल सकते हैं कि भाई इसकी मेटास्टेसिस, लेकिन बट यूजुअली ब्रेन ट्यूमर्स आर बिनाइन, ठीक है। जी तो सर। उसके अंदर उसका मैस इफेक्ट आ जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाएगा, और उसकी केमिकल नेचर ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। जो केमिकल का ये बाय द वे, ये कैंसर से रिलेटेड बातों में ये कहीं पर भी लिखें कि कैंसर कहाँ मौजूद है, कैंसर आसपास में कौन सी जी तबाही मचा रहा है, कैंसर डिस्टेंट क्या तबाही मचा रहा है, और कैंसर को रो रो के कोई उल्टी सीधी चीजें तो नहीं ब्लड में शामिल कर, ये इस तरीके से है। तो आप उसमें मैस इफेक्ट बोल दें, एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बोल दें, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द ट्यूमर, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम होंगी ना। तो यहाँ पोस्टीरियर फोसा के अंदर जो मैस इफेक्ट की वजह से अब क्या हो सकती हैं प्रॉब्लम्स प्रोबेबल? जी आयजा बताएं। सर इसमें उसका आईसीपी रेज हो सकता है, ओके, और यहाँ पे वाइटल सेंटर्स होते सर हैं, यहाँ पे वाइटल सेंटर होते हैं या नहीं? होते हैं क्रेनियल नर्व वो पाल्सीज हो सकती हैं। सिर्फ एक मिनट रुकिएगा प्लीज, सिर्फ एक medulla मिनट। oblongata. जी लोहानी साहब अभी जो पढ़ रहे हैं उसको कर लें, वो भी कर लेते हैं। ओरल ट्यूमर पे कुछ नहीं पढ़ना, खुदा की कसम, ओरल ट्यूमर पे आपको कोई फेल नहीं करेगा। उसका सिर्फ आपको अगर एक दो बातें ही बताए ना कि वो क्या होती हैं ओरल ट्यूमर्स के अंदर, बाय द वे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन ओरल ट्यूमर्स में आपके ख्याल से क्या चीज होगी? ओरल ट्यूमर्स के अंदर सिक्रीशन, जो सिलाइवा बनता है ना, तो ओरल ट्यूमर्स के अंदर सिलाइवा से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ओरल ट्यूमर्स के अंदर एयरवे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। ओरल ट्यूमर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हो जाए। ओरल ट्यूमर के अंदर पेशेंट हो सकता है खा पी ना रहा हो सकता है उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हो, एनीमिया हो चुका हो उसको। बस इतनी सी बात है, कोई प्रॉब्लम हाँ है इसके ठीक अलावा? है सर। नहीं, और तो सर टाइप्स ऑफ ट्यूमर भी पढ़नी है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर खोल के एक दफा नजर मार लें कि भाई टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये ठीक है अभी सर, ये ये जो जो आप कह अभी, रहे हैं ना, हाँ जी सर, ये जी भाई जी, ये कराची वालों को तो ट्यूमर आते हैं, वो तो आप कह नहीं रहे सब पाकिस्तान में एक ही पेशेंट एक ही जैसा सिनेरियो होगा, ऐसा नहीं होगा कि मुझे नहीं नहीं अलग पता, अलग है? आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता कि अब क्या कहानी चल रही है, एक मिनट रुकिए प्लीज। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि अब आजकल क्या हो रहा है, ठीक है।
लेकिन ठीक है। लेकिन मतलब ये मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ कि कराची के अंदर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन होने को तो कहीं पे भी हो सकता है ना। तो ठीक है, कमिंग बैक, आयजा कंटिन्यू करो प्लीज। एक आईसीपी से रिलेटेड तो प्रॉब्लम हो गई है, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होगी? सर क्रेनियल नर्व्स पे तो हो सकती है। क्रेनियल नर्व्स पे हो सकती हैं, ये वाइटल सेंटर्स होते हैं। पहले सोचो ना पोस्टीरियर फोसा में होती क्या क्या चीजें हैं। तो वो हाँ, उसका ब्रेन का एंड होता है और स्पाइनल कॉर्ड वहां से शुरू हो रहा होता है। जी सर, वो ब्रेन सर ब्रेन स्टेम तो का सारे पार्ट वाइटल होता है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और जी आप सर। उनको अगर आपने उनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का नाम ले लिया ना, तो देखो ये कुछ जी सर। अल्फाज होते हैं जो कि आपकी ना मुद्दा बयान कर देते हैं। ठीक है, तो ये उस जी न्यूरोलॉजिकल सर। डेफिसिट का जब आप लफ्ज बोलोगी तो आपको खुद याद आ जाएगा कि यार इसमें सेंसरी होती है, मोटर होती है और क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, तो आप मिस नहीं करोगे। जी सर। और कोई भी ब्रेन की लीजन हो, नॉट रिगार्डलेस ऑफ पोस्टीरियर फोसा, आईसीपी कैन बी रेज एंड मिड लाइन शिफ्ट कैन बी देयर इन एनी पेशेंट। उसकी जो कॉन्शियस लेवल उसके डिटेरियोरेट कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी ट्यूमर के अंदर हो सकता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और बाकी लाइक एन एनी ट्यूमर, ये आमतौर पे इसके अंदर नहीं दिया जाता, लेकिन कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी आप बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा ट्यूमर है जिसके अंदर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो कंसर्न रिलेटेड टू रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी इफ इट इज यूज्ड, बस। ठीक है, and again like in any other patient discuss with the surgeon what is their plan। posterior fossa सर्जरी प्रोन पोजीशन में भी हो सकती है, सिटिंग पोजीशन में भी हो सकती है। तो आपको वो पता होना चाहिए सर्जन के साथ डिस्कशन का। ठीक है, अब वो आगे क्या बता रहे हैं कि भाई 48 घंटे पहले जो है ना वो ठीक था, उसके बाद उसको क्या हुई, लिथार्जी, listless and eating poorly, vital signs are as follows: blood pressure 90/50, heart rate 100, hemoglobin 30। तो इसके अंदर तो कोई चीज सिग्निफिकेंट नहीं है, लिथार्जिक हो गया ये। तो लिथार्जिक होने की क्या रीजन हो सकती है? अगर यहाँ पे वॉमिटिंग भी लिख देते तो शायद हो सकता है कि इसकी ये आईसीपी बढ़ रहा हो। आगे क्या लिखा है, एन शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग द मेडिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, डेवलपिंग अ प्लान ऑफ एनेस्थीसिया एंड अक्वाइंटिंग पेशेंट और रिस्पॉन्सिबल एडल्ट विद प्रपोज्ड प्लान। ठीक है, the development of an appropriate plan of care is based upon reviewing the medical record, interviewing and examining the patient to discuss the medical history। ये एक ऐसी वो कहानी बता रहे हैं कि किस तरह करना है आपने। previous anesthetic experiences, drug therapy, assessing those aspects of physical condition that might affect decisions regarding perioperative risk and management। ठीक है, और planning और review ये पे जनरल बात कर रहे हैं। तो ये what would your neurological examination of the patient, क्या करेंगे आप इसमें? वही जो अभी बात आपको मैंने बताई है कि सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, इट विल बी डिफिकल्ट इन अ 2 years बेबी। ठीक है, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टू एग्जामिन। तो आप उसमें हो सकता है कि आप इसके अंदर और डेफिनेटली आप यहाँ पर बोलेंगे कि भाई यू विल बी रेफरिंग दिस पेशेंट टू न्यूरोलॉजिस्ट। आप उसके उसकी हेल्प लेंगे, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट का नाम लेंगे। इस तरह का केस हमारे मुल्क में नहीं आएगा, लेकिन ये एक जस्ट आपके लिए एक समझ लीजिए ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हाँ, आपने अपने दिमाग को कैसे ट्यून करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप सिर्फ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बजाय अगर वो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कह दें, तो इसके अंदर उसका सेंसरी, मोटर, हाइमेटल फंक्शन ये वो करके, और उसके बाद आपने जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो साथ आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई, या अगर कोई और हार्मोनल इफेक्ट हो रहा है तो हार्मोन्स भी आपने इसके स्टेटस में आ जाएंगी बात। ठीक, व्हाट इज द एनेस्थीसिया रेलेवेंस? अब कौन बताएगा ये एनेस्थीसिया रेलेवेंस? लोहानी साहब आप बता दें, वासिफ बता दें, कौन बताएगा? एनेस्थीसिया रेलेवेंस इसमें यह है कि पेशेंट का प्री ऑपरेटिव जो जीसीएस है और जो प्री ऑपरेटिव स्टेट जो इसका हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, जब वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को दोबारा असेस करेंगे तो उसमें हमें उसकी एक क्लू मिलेगा। दूसरा ये कि पेशेंट के अगर कोई जैसे आपने पहले बात किया है कि आईसीपी रेज हुआ है, तो हमें इंट्राऑपरेटिवली उसका रेस्पिरेटरी रेट और उसका जो हाइपरकार्बिया उसको अवॉइड करना है या उसको किस तरह मेंटेन करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये कि अगर पेशेंट का आईसीपी रेज, तो हमारी क्या मैनेजमेंट होगी आईसीपी को कम करने के लिए। और इंडक्शन पे मेंटेनेंस जो हमने इंट्यूबेशन करनी है उस टाइम, और जो हमारी ड्रग और एजेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन में हमारी इसके अंदर जो आईसीपी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने किस तरह अवॉइड करना फर्दर इंक्रीज को और फर्दर डिटेरियोरेशन को हमने किस तरह बचाना पेशेंट की। तीसरा ये कि क्या इसके जो इस आईसीपी या किसी, जैसे हमने पहले बात की, हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से पेशेंट को कोई डाययूरेसिस हो रहा है, जो पेशेंट को स्पाइडर्स हो रहा है, ये इसका मसला तो नहीं शुरू हो जाएगा। और जो और साइड इफेक्ट्स होते हैं न्यूरोप्लाज्म्स के, ट्यूमर्स के,
लाइक पेशेंट की जो किडनीज हैं उन पे इफेक्ट तो नहीं है, पेशेंट के कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से पेशेंट अपने आप के एपिसोड में तो नहीं जा रहा, ये सारी चीजें उसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट अल्फाज आपने नहीं बोले, आपने पोजीशन का कहीं जिक्र ही नहीं किया, आपने एयर एम्बुलिज्म का कहीं जिक्र ही नहीं किया, आपने ब्लीडिंग का कहीं जिक्र ही नहीं किया, आपने पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन का कहीं जिक्र ही नहीं किया। समझ आई? एनेस्थीसिया रेलेवेंस में आपने जो बताया है ना वो आपने गलत नहीं बताया, लेकिन आप इन जी अल्फाज सर। को बहुत कम करके जो टू द पॉइंट आपसे रिलेटेड चीजें हैं वो आप ज्यादा बताएं, ठीक है ना? तो इसमें आप ये बताएंगे कि प्री ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड डिस्कशन, थॉरो डिस्कशन ऑफ द प्लान विद द सर्जन, वो प्रिविजन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू बेड, ठीक है? और उसके बाद थिंग्स विल बी अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बाय द सर्जन, ठीक है? हो सकता है कि अगर इसमें आईसीपी रेज हो तो हो सकता है वो पहले प्री ऑपरेटिवली उसको करने के लिए कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करके उन्होंने कोई बोल्ट डाल दिया हो या लंबर ड्रेन डाल दी, और अक्सर फायदा वायर भी डाल ऐसा देते हैं वो होता है, अक्सर। ठीक। ठीक है? तो एक बात ये हो गई। ठीक सर। उसके बाद आपकी जो जो तमाम, आप एक लफ्ज में ये बात खत्म कर सकते हैं कि एनीथिंग विच मे इफेक्ट एनी एनेस्थीसिया इंटरवेंशन मेडिकेशंस और एनीथिंग विच कैन इफेक्ट आईसीपी, तो आप उसके अंदर स्मूथ इंडक्शन करेंगे, आप उसके अंदर ऐसे एजेंट्स को अवॉइड करेंगे जिससे आईसीपी प्रोबेबल बढ़ सकता है, ठीक है? ये बातें आपने बतानी है। आप थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए थे, आपने बहुत अच्छा बताया है। और जब भी न्यूरो सर्जरी का केस हो तो आपने उनको एक जिक्र जरूर करना है कि पॉसिबल यूज ऑफ न्यूरो मॉनिटरिंग बाय द सर्जन, ठीक है? क्योंकि अगर ओह आप न्यूरो यस यस। मॉनिटरिंग वो कर रहे होंगे, वो एक पोटेंशियल्स होंगी, तो आपने उसके अंदर हो सकता है कि दे विल बी आस्किंग यू टू यूज टीवा, you will not be using muscle relaxant, you will not be using inhalational agents. तो ये एक डिफॉल्ट प्लान है एनी न्यूरो पेशेंट, यकीन करें, ये कोई भी न्यूरो का पेशेंट आ गया और आपने ये सारी बातें बता दी तो वो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है? तो न्यूरो के पेशेंट ठीक के सर। अंदर थैंक यू। न्यूरो मॉनिटरिंग का जिक्र जरूर करना है। प्री ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, आपने जो जुमला बोला था कि हम उसका प्री ऑपरेटिव देखेंगे ताकि हमें बाद में देखना हो, ये आपका कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट करना है प्री ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, दैट्स इट, ठीक है? आपने, आपका काम तो इसको दूसरी चीजों से रिलेटेड है ना। तो आपको, आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए कि भाई आईसीपी को जो जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो यू विल बी टाइट्रेटिंग CO2, यू विल बी टाइट्रेटिंग O2, यू विल बी टाइट्रेटिंग टेम्परेचर, यू विल बी टाइट्रेटिंग वॉल्यूम स्टेटस, ठीक है? आपको आर्टीरियल मॉनिटरिंग की जरूरत होगी, आपको सीवीपी, आपने सीवीपी का जिक्र नहीं किया, क्या इस पेशेंट के अंदर एयर एम्बुलिज्म होने के चांसेस नहीं होंगे? पोस्टीरियर फोसा यस सर, सर्जरी में तो व्हीलचेयर सबसे बिल्कुल ज्यादा। होंगे। तो सर आपने होंगे। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? आप लोगों को जी सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल सर। ये चीज की, और यकीन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार आप लोगों को ये बातें करके मैं डरा नहीं रहा होता, ये मैं आप लोगों को रिलीज करना चाहता हूँ परेशानी आप लोगों की, कि ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है। क्या यार, 5-6 बातें क्या न्यूरो के रेफरेंस से आप याद नहीं कर सकते? हर चीज से रिलेशन में कहीं पर भी जिक्र आएगा, कार्डिक में भी इसी तरीके से, न्यूरो के अंदर यही 5-6 बातें हैं, पोजीशन से रिलेटेड है, नेसिक मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, आपने यही 5-6 बातें हैं। और पोस्ट ऑपरेट आप लोगों को आदत ही नहीं है कि सर्जन के साथ डिस्कशन करनी है, कोई भी बंदा नहीं जिक्र करता, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें लंबी कहानी भी सुनाने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन विद द सर्जन अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स एंड प्लान, अबाउट द अर्जेंसी एंड व्हाट इज देयर प्रोबेबल प्लान, व्हाट इज देयर अप्रोच, व्हाट इंसिएंट दे वांट टू डू, व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट। ये इतना जुमला ही बोल के काफी है, इट्स मोर देन एनफ। वो खुद एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि भाई ये कोई पढ़ा लिखा बंदा आया हुआ है, समझे? तो बाकी देखो, क्वेश्चन वही बातें उन्होंने पूछी है कि आईसीपी को कैसे असेस करेंगे। ओके, अ क्वेश्चन फॉर विल आंसर वासिब और निमरा। तो कौन हु इज लिसनिंग? निमरा, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही हूँ। How will you assess the what signs you can face in a patient intraoperatively with raised ICP? सर टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, बाप वो आंसर जो खुद इसका सोच रहे हो, ट्रायड होता है रेज्ड तो आईसीपी उसमें का, टैकीकार्डिया होता है, उसमें ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और तो आपने इंक्रीज टैकीकार्डिया रेस्पिरेटरी बोला, रेट। आपने नहीं टैकीकार्डिया बोला। सॉरी, ब्रेडिकार्डिया रिस्पायरेटरी, वो इंक्रीज जी सर। रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता निमरा, वो एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, लेकिन वो अवेक पेशेंट में तो आएगी ना, तो वो वेंटिलेटेड पेशेंट में तो नहीं आएगी। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा तो आपको सर्जन क्या इंट्रा ऑफ कहेगा, हम ब्रेडिकार्डिया हाइपरटेंशन होती है जी सर। और सर्जन हो सकता है सर्जन विल कंप्लेन ऑफ टाइट ब्रेन, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। ठीक है?
अच्छा, सीटी स्कैन हाँ की जी। जरूरत होगी। हाउ विल यू फाइंडिंग इफेक्ट प्री मेडिकेशन? तो न्यूरोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम उसको है, अगर उसकी ऑब्टेंटेड है, तो आप उसके अंदर एसिड प्रोफाइलैक्सिस, ये कोई नाम है इसका, अवॉइड करेंगे, सिडेशन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, 2-3 बातें। हाउ विल यू असेस फ्लूइड स्टेटस? आपका जो जो इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, उससे आपको फ्लूइड स्टेटस का पता लगेगा। आप सीवीपी के जरिए कर सकते हैं। ये मैंने आपको, देखें, ये केस के तौर पे, अब आप आगे इसको खुद ये देखें कि आपकी दिमाग की एक्सरसाइज होती जाएगी, एंड यू डोंट नीड टू रीड एंड प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग। आप इसमें से देखें कोई कौन कौन सी चीजें आपको की काम की हैं। ठीक है, they strongly request that he receives no shots prior to being put to sleep. What is your response? कि वो कह रही है कि भाई इसको कोई दवाई ना दें, तो आप कहेंगे कि ओके फाइन, आप उसको में अगर पेशेंट की जो उसके है ना, हाँ, अगर स्ट्रांगली नेसेसरी ना हो, अगर स्ट्रांगली नेसेसरी ना हो तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और बात मैं भूल गया था कि जब भी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के साथ ना आपने एंटी एपिलेप्टिक, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो आपका पेशेंट जो है वो उनको फिट्स भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो फिट्स की बात आ जाएगी। ओके, इफ ही इज ड्राउजी वुड यू कंसिडर अ हेलोथिन इंडक्शन? व्हाई एंड व्हाई नॉट? करेंगे आप हेलोथिन से इंडक्शन? सर हेलोथिन हेलोथिन तो बात ही नहीं है हमारे पास। सर ये नहीं। वैसे भी वेसोडाइलेट कराती है ना, हम्म, तो ये आइस भी बढ़ा सकती है। हेलोथिन कार्डियो डिप्रेसिव है और डिप्रेशन के लिए हम यूज नहीं करेंगे इस केस में, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी हेमोरेटिकली कंप्रोमाइज लग रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। हेलोथिन के विद रेफरेंस यहाँ पर जो पूछ रहे हैं ना, वो विद रेफरेंस टू न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ही ज्यादा उसका इफेक्ट है ना, तो इससे हेलोथिन से आईसीपी के ऊपर ये बहुत। आईसीपी वाली बात आ जाएगी सर। जी जी, आईसीपी वाली बात आई। ठीक है, तो देखें ये एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कितनी सारी चीजें, ये देखो, द सर्जन एनकाउंटर्स ब्लीडिंग एंड रिक्वेस्ट एन इमीडिएट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, व्हाट इज योर रिस्पांस? कितना ब्लड प्रेशर, ये आप एक लम्हे के लिए भूल जाए बच्चे को, कितना ब्लड प्रेशर आपने डिक्रीज करना है? सर 20% सर फ्रॉम द 20% जो बेसलाइन, उसका जो उसका जो बेस लाइन होगा ना, उससे आपने उससे बहुत ज्यादा 20% डिविएट नहीं करना। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये कि कैसे करेंगे, उस टाइम पे अगर आपने आर्टीरियल लाइन नहीं डाली तो इस वक्त आपको हाइपर करने के वेंटिलेट लिए कर देंगे पेशेंट को। हाइपर वेंटिलेट करेंगे। हाइपर वेंटिलेट के बजाय कि आप उसको आप हाइपर वेंटिलेट का साथ बोल के, क्योंकि हाइपर वेंटिलेट में आपने साथ CO2 का लेवल बता दें कि आप उसकी CO2 को अराउंड 33 to 35 आप लेके चले जाएंगे अगर वो ज्यादा है। ठीक हो गया सर। और वो सर जो है, ये होगी PO2, सॉरी PCO2, नॉट एंटाइडल, ये जेन में रखें बात। क्योंकि आप उसमें ये इसलिए आप बोलेंगे कि आपने जो है ना आर्टीरियल लाइन डाल के आपने बेस लाइन लेवल ले लिया और उसको देख, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ये डिफरेंस ज्यादा होगा, कुछ पेशेंट्स में ऑलमोस्ट सेम होगा, 1 to 2 का डिफरेंस होगा, लेकिन यूजुअली एंटाइडल CO2 से PO2 थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, ये देखो, यही वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाउ विल यू डिसाइड व्हाट द लोएस्ट ब्लड प्रेशर इज। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आप उसको एजेंट्स का नाम ले सकते हैं कि फर्स्ट आपने यही हाइपर वेंटिलेशन की बात की विद और लेकिन अल्टीमेटली आप इसमें प्रोपोफोल इन्फ्यूजन का जिक्र कर दें, आप इसमें जो है वो डेक्समेडिटोमेडिन के इन्फ्यूजन का जिक्र कर दें। पहले आप अपनी एनेस्थेटिक मेडिकेशन से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ब्लड प्रेशर, वो अगर फेल होगा तो अगले स्टेप में आप मेडिकेशंस बताएं, डायरेक्टली पहले ही मेडिकेशंस ना बता दें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू adjust our anesthesia, and then and next go you can look for pharmacological therapy. ठीक है, वो इसी में ही आपसे वो पूछ लेंगे कि भाई 30 minutes into the resection the blood pressure suddenly drops to 30/0 and saturation 85, और क्या हुआ है इसको। एंटाइडल CO2 के बजाय इन्होंने हीमोडायनामिक कोलैप्स बता दिया, तो हीमोडायनामिक कोलैप्स भी आ सकता है। यस, एंटाइडल CO2 कम होगा, लेकिन वो इस सिनेरियो में देखो इन्होंने आपको पहले ब्लड प्रेशर का जिक्र कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली। अच्छा, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन एम्बोलिज्म? क्या होता है एम्बोलिज्म में? एम्बोलिज्म में क्यों एकदम से सब कुछ खत्म हो जाता है? जी वसीम, आपका माइक ओपन है, आप बताएं। सर मैं पूछना चाह रहा था कि फार्माकोलॉजिकल क्या करेंगे हम, जब आपने कहा ना पहले एनेस्थेटिक एजेंट्स के जरिए से मैनेज करेंगे,
मैं अभी आपको उस पे बताता हूँ भी कि अगर पहले थोड़ा इस सा सवाल का बताएं। जवाब दे दें, इस सवाल का जवाब दे दें, एम्बोलिज्म में क्या होता सर एयर एम्बोलिज्म में है? एक मिनट, जनरलाइज ब्लॉकेज ऑफ एम्बोलिज्म में क्या होता है? embolism means any clot or air or any fat droplet moves from one place to another to block and some vessel or micro ठीक है। vessels. अब अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म टाइप की जो है, जिसमें एयर भी है, फैट भी है, एमनियोटिक फ्लूइड भी है, तो इसमें अल्टीमेटली होता क्या है? सब इनिशियली तो ब्लॉक होगी वेसल एंड हम्म, देन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हम्म, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ नहीं, एक जाएंगे, सेकंड, कौन सी शंटिंग हो वेसल जाएगी। ब्लॉक होगी? एक सेकंड, कौन सी वेसल ब्लॉक होगी? सब माइक्रो वास्कुलेचर में जाएंगे ना। नहीं 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 नहीं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है भाई, पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक जी, होगी ना, पल्मोनरी एयर जाके पल्मोनरी पल्मोनरी वेसल, हाँ आर्टरी जी। ब्लॉक हो गई है माइनर, वो उसके अंदर इतना कुछ नहीं होगा। यही यही रीजन है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और फैट एम्बोलिज्म मे बी सब एक्यूट, जबकि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और एयर एम्बोलिज्म विल बी मोर एक्यूट देन अदर्स। अगर वो होगा ना, उसमें जो फुल ब्लोन पिक्चर होगी, जो आप इम्यूनोलॉजिकल बता रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू मोर टू फैट एंड एमनियोटिक फ्लूइड। समझ आई? क्योंकि वो इतनी ओके। मिकदार नहीं होगी कि वो जाके पूरे के पूरे कर दे। वो भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा फैट का लोथड़े का जाके ब्लॉक करना, या इतना ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का जाके ब्लॉक करना, क्योंकि वो है तो फ्लूइड है ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड इज यस सर। फ्लूइड, तो वो जाके कितना एक ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट की बात मैंने आपसे पूछी है कि जाके उसने माइक्रो, देखो ना, अब आप कितना ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो ब्लड नहीं जाएगा ना, when there will be no blood flow to the lungs, there will be no gaseous exchange. When there will be no gaseous exchange and there will be no venous return to left heart, तो कार्डिक आउटपुट गायब हो गया, इसीलिए पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो ठीक। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर एनी रीजन, बेशक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, बेशक ये एयर एम्बोलिज्म, कार्डिक आउटपुट विल गो इन फ्लैश, जबकि जो बाकी दोनों होंगे उसके अंदर सब एक्यूट पिक्चर हो सकती है। उसके अंदर भी एक्यूट हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर सब एक्यूट पिक्चर हो। ठीक है, इसलिए एंटाइडल CO2 जाता है। अब आपका सवाल ठीक जो है। है कि फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स कौन से होंगे टू 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 गेन द हाइपोटेंशन। ठीक है, उसमें आप सोचें, जरा खुद सोचें, पहले बताएं। आप एनेस्थेटिक एजेंट तो हमने बता दिए ना, मैंने आपको बता दिया, प्रोपोफोल दे सकते हैं, लाइडोकेन की इन्फ्यूजन दे सकते हैं, डेक्समेडिटोमेडिन दे सकते हैं, रेमिफेंटेनिल या फेंटेनिल की इन्फ्यूजन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। तो फार्माकोलॉजिकल क्या यूज़ करें? सर वेजोडाइलेटर्स यूज कर सकते हैं, ओके, लेकिन क्या उसमें देगा? हमारा कंसर्न ICD का आ जाएगा। हम्म, मतलब बच्चों में बीटा ब्लॉकर की ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है। क्यों? नॉट अ बेटर चॉइस। क्यों नहीं है? सर उनका सिंपैथेटिक, एक तो हार्ट रेट मीडिएट डिपेंडेंट होता है कार्डिक आउटपुट। आमतौर पे हम प्योर बीटा ब्लॉकर देते हैं या अल्फा बीटा ब्लॉकर देते हैं? मतलब नॉन सेलेक्टिव भी अगर दें तब भी फर्क तो पड़ेगा। नहीं, लबीटालॉल विल बी अ चॉइस। ठीक है, एक्चुअली उसके ओके। अंदर आप नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड दे सकते हैं, लबीटालॉल दे सकते हैं। ठीक है, ये जी अकॉर्डिंग टू सर। उस टाइम पे, वो देखो, बात ये होती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है विद न्यूरोलॉजिकल मैनेजमेंट, दैट इज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। आपने उतना ब्लड प्रेशर कम नहीं करना कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर उसका मेंटेन ना हो सके। व्हाट इज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर? कैसे कैलकुलेट करते हैं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर? मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस सेंट्रल वीनस प्रेशर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर विच एवर इज द ग्रेटर। ठीक है, ठीक है ना, तो ये कितना होना चाहिए अराउंड एडल्ट में? cerebral perfusion pressure should be 60 to 70 millimeter of mercury। 70 to 80 लिखा हुआ है 80 मेरे to ख्याल से। 100। 70 to 80 70 टू millimeter of mercury और 70 टू 80 लिखा हुआ है। आपने सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन करना होता है। ठीक है ना, तो आपने इतनी ज्यादा हाइपोटेंशन नहीं करनी। और ये जो सारी चीजें हैं, अच्छा वत ये इसी के रेफरेंस से न्यूरो, क्योंकि हमने पढ़ना तो ICU था, लेकिन अब ये सिनेरियो ये आ गया, तो मैं ये इसी को मुकम्मल कर लेते हैं। व्हाट इज मॉनरो कैली डॉक्ट्राइन? so according to Monro-Kelly doctrine, brain is a closed space composed of three components: blood, brain tissue and cerebrospinal fluid.
change in change in volume of any one of these three will will affect the composition of the other two. नहीं, इस तरह नहीं। And अगर एक कोई चीज बढ़ रही है ना, तो दूसरे को कंपनसेशन होनी चाहिए। अगर वो दूसरी कंपनसेशन कम होगी। नहीं होगी, नॉर्मली अगर कोई हमारे अंदर चेंज आती है ना, तो दूसरी चीज कंपनसेट कर देती है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि जो ट्रेंड एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, वो सर नीचे करके ऊपर पाँव करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता जी ना, सर, क्योंकि वो उस टाइम पे उनका ब्लड फ्लो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो कंपनसेशन हो जाएगी। तो जब डिजीज पैथोलॉजी है, तो उसके अंदर अगर इन तीनों के आपस में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, या आईसीपी इन इन एडवेंटेंटली कोई ऑब्जॉर्प्शन का मसला हो गया है, या कोई ऐसी चीज हो गई, तो उसकी वजह से वो कंपनसेशन नहीं हो पाएगी। तो जब कंपनसेशन नहीं हो पाएगी, तो आईसीपी बढ़ जाएगा। ये है मोनरो-कैली डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए अगर आप, ये एक सिर्फ वन डायमेंशनल चीज नहीं है कि आप वेज़ोडाइलेटेशन हो गई है तो कुछ आप कर ही नहीं सकते। उस टाइम पर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। आपने सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन रखना है, समझ आई? आप उसमें ये बोल सकते हैं कि जब आप वेज़ोडाइलेटेशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर स्टिल यू डोंट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर टू मच, और आप बाकी चीजों के साथ उसको कंपनसेट करेंगे। क्योंकि होता यह है कि टाइट ब्रेन जो होता है, तो वो मैं सर्जन आपको बता देता है, और एक्चुअली जब ड्यूरा ओपन कर लेते हैं, तो वो उसका इफेक्ट रिलेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, जब ब्रेन टिश्यू ओपन हो जाएगा ना, तो आईसीपी का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आता। ठीक है, ठीक है तो जी उस टाइम पे आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट, हर चीज को आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट के रेफरेंस से करना। अव्वल तो ये है कि बहुत कम केसेस होंगे जिसमें आपको फार्माकोलॉजिकल एजेंट देने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आप प्रोपोफोल की डोज बढ़ा दें, आप जी डेक्समेथासोन सर, की डोज बढ़ा दें, आप रेमिफेंटेनिल की डोज बढ़ा दें, आप उसको अच्छा एनाल्जेसिया दे दें, आप उसको पैरासिटामोल दे दें, आप उसको, और अकॉर्डिंग टू ये है कि आप जो जो चीजें आप कर सकते हैं वो आप दे दें, तो उसका इफेक्ट वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये ये इसका इसका पूरी थ्योरी है। ये मैंने इस डिस्कशन में मैंने आपको तकरीबन पूरा न्यूरो डिस्कस हो गया। इसके अलावा दो तीन बातें ये हैं जो आप देख लें। आईसीपी की वेव फॉर्म्स, जो मुझे इस वक्त ज़बानी याद नहीं है, प्लीज आप लोग उसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, आईसीपी की वेव फॉर्म्स और ईईजी की वेव फॉर्म्स। ठीक है, वो आपसे इस रेफरेंस से, न्यूरो मॉनिटरिंग के अंदर एक इवोक पोटेंशियल होते हैं। अच्छा, इवोक बट आप कैसे इवोक पोटेंशियल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Sir, these are सर दिस इज अ न्यूरो, जी जी so these are electrically generated waveforms produced by stimulus are recorded on the monitor. These are of two types: somatosensory motor evoked potential and visual evoked potential and auditory evoked potential. कैसे चेक करते हैं? So somatosensory evoked potential के लिए हम peripheral nerve या peripheral receptor पे stimulus देते हैं, और उनकी जो EEG है हम somatosensory cortex पे या brain के स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उससे चेक कौन करते से ट्रैक के जरिए जाता है? हैं। सर जाते हैं सर असेंडिंग ट्रैक 200 कॉलम मीडियल लेमिनेटस। वेरी गुड। ठीक है, ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। इतनी, आपने पहले दो बोल दिया, फिर आपने चार बताए, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और एक्चुअली इट इज बीइंग डन बाय, आप ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ स्पेसिफिक dedicated person who's called as neurophysiologist. Neurophysiologist is a person who is doing this neuro monitoring, और न्यूरो मॉनिटरिंग के रेफरेंस से जब इंट्रा ऑपरेटिवली अगर वो बात आपसे पूछेंगे या आपको आप बताना चाहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि फॉर न्यूरो मॉनिटरिंग इट इज बेटर टू हैव अ मेंटेन्ड लेवल ऑफ एनेस्थीसिया rather than boluses. ठीक है, and in that case because they will be monitoring both sensory system and motor evoked potentials, so it is better not to use anything which can affect the which can interfere with their sensitivity. ठीक है, और एक इसके अंदर बोलस का इस रेफरेंस से है कि एक मेंटेन लेवल चल रहा था, आपने बोलस दे दिया, अब उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये कोई न्यूरोलॉजिकल सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से पोटेंशियल डाउन हुआ है या आपके बोलस से हुआ। समझ आई? तो एक्चुअली इसके अंदर बिस की मॉनिटरिंग भी होती है। जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होता है ना, वो जैसे ही कई दफा वो लोग पहले प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको वैसे ही एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, अगर वो आपसे इसमें डिटेल में जाए, आपको ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि आमतौर पे हमारे सेटअप्स में होता नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता होता। तो वो डिफरेंट नर्व्स पे वो पहले अटैच कर देते हैं, बोथ फॉर सेंसरी एंड मोटर, और उसके बाद वो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। ठीक है, आमतौर पे ये ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई होता है, या नीचे
थंब के पास होता है, मुख्तलिफ जगहों पे वो लगा देते हैं जो यूजुअली चेक करने के लिए। और उसके बाद जो है वो एक जैसे ही एनेस्थीसिया पेशेंट एनेस्थेटाइज होता है वो एक बेस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दैट्स द रोल ऑफ टीसीआई, टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन या टीवा, क्योंकि उसके अंदर आप एक मेंटेन करके रखें, ठीक है। और जो टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन है वो आप खुद से जिक्र ना करें, क्योंकि अगर आपको उसकी डिटेल नहीं आती, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि इसका एक सिस्टम होता है आर्म सिरिंज पंप्स में ही जो स्पेसिफाइड डेडिकेटेड होते हैं फॉर टीसीआई, जिसके अंदर एक उन्होंने पेशेंट मॉडल उसमें सेट कर दिया होता है अकॉर्डिंग टू दी डेमोग्राफिक्स। और आप उसके अंदर एक ब्लड लेवल अगर आप उसका सेट कर देते हैं तो वो उस ब्लड लेवल को मेंटेन रखने के लिए उसके अंदर बोलस और मेंटेनेंस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, कि अगर आप उसका ब्लड लेवल बढ़ा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सेट डेमोग्राफिक्स उतना बोलस देगा और उतने रेट को बढ़ाएगा या कम करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि जिसमें ब्लड लेवल्स मेंटेन रहें। लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इट इज ओनली अवेलेबल फॉर प्रोपोफोल, रेमिफेंटेनिल एंड फेंटेनिल, और उसके अंदर और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। सो इट्स नॉट अ परफेक्ट वन बट इट्स अ गुड वन, जिसमें आप एक मॉनिटर कर एक आप एक बेस लाइन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ये जब भी न्यूरो का केस आए तो आप उसमें अंदर इतनी डिटेल आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, ना तो टाइम होगा। लेकिन आपको ये बैकग्राउंड में अगर आप ये बोल देते हैं तो आपको आपकी सपोर्ट के लिए ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इन दैट केस यू विल ट्राई टू अवॉइड। अच्छा, उसमें आप इनहेलेशनल एजेंट्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि भाई जो है वो theoretically all effects, but halothane has maximum effect, and sevoflurane and isoflurane is considered to be better choice as compared to halothane and desflurane. And some studies says कि भाई आप उसको 1 max से कम करें, but if you have the facility and if you don't want to use it, you can even avoid, ठीक है। अगर एक पेशेंट है एट रिस्क तो आप उसके अंदर अवॉइड करके आप अपना ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म से कर लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये न्यूरो इट इज मोर देन एनफ। इससे जीशान, जी जी सर जीशान, जी जी मेरा एक्चुअली मैं ड्यूटी पे हूँ तो ओटी चला गया था। जो पहला सवाल किया था सर, जी जी असेसमेंट सर, वो थोड़ा जी ब्रीफ जी कर देंगे प्लीज। असेसमेंट फॉर ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा सर्जरी सर, प्री एनेस्थीसिया, मतलब कंसर्न्स जो not Wasif, it was not for necessary for posterior fossa surgery. It was for any neurological patient having any neurological involvement. तो उसके अंदर सेंसरी सिस्टम है, मोटर सिस्टम है, हायर मेंटल फंक्शंस है, ठीक है, और क्रेनियल नर्व्स हैं, और प्रिवियन हैपनिंग ऑफ एनीथिंग जो यूजुअली हम होगा कि उसकी प्रीवियस कोई टीआईए या स्ट्रोक की हिस्ट्री होगी, या उसके अंदर फिट्स होंगे, या उसके अंदर जो है वो मतलब लाइक कि यही चीजें हैं 5-6 ना। तो अगर तो उसमें न्यूरोलॉजिकल आपने डेफिसिट सर, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मतलब सर ओवरऑल ये कह रहे न्यूरोलॉजिकल हैं। स्टेटस, हाँ जी, तो ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप उसको सर अगर अगर आपसे वो पूछें तो आप न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रोविजन एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड प्री ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ये आप इतना बोलेंगे जुमला तो इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, कि उसमें कोई अलॉन्ग विद कोई वाइटल्स, अलॉन्ग विद वाइटल्स भी कह रहे थे सर, एंड अलॉन्ग विद वाइटल वाइटल्स भी कह रहे साइंस, थे। वो तो वाइटल साइंस तो किसी भी पेशेंट में होंगे, लेकिन ये ठीक है स्पेसिफिकली जो न्यूरो के रेफरेंस से ये चीज है। बाकी देखें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या रीनल सिस्टम है या लिवर है, वो तो हर पेशेंट में ही आपने देखना है जब आप लॉन्ग केस के रेफरेंस से एंड करें। सर जो रोटी यहाँ टेबल पे आ गए तो पोजिशनल है सर, पोजिशनल है। एंड पोजिशनल, देखो वो सारे फैक्टर्स के जिसकी वजह से आईसीपी पे इफेक्ट हो, ठीक है। और ये सारे मौजूद हैं, आप लोग इसकी इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें ये एक केस के अंदर हमारा तकरीबन पूरा न्यूरो कवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई बातें हैं ही नहीं। आर्टीरियल मॉनिटरिंग का जिक्र आ गया, इवोक पोटेंशियल्स का जिक्र आ गया, ब्लड लेवल्स अगर मुमकिन हो तो ब्लड लेवल्स आप जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस हैं, इफ इट इज पॉसिबल जस्ट टू मेक श्योर दे आर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स इज देयर, तो आप उसमें ब्लड लेवल्स उसके करवाते हैं कि वो थेरेप्यूटिक ब्लड लेवल्स हैं या नहीं, ठीक है। जो एंटी एपिलेप्टिक्स हैं उनके जो सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं ऑन बोन मैरो एंड लिवर एंड किडनीज जो उसके होते हैं, वो आप बोल सकते हैं कि भाई आप उसको देख लेंगे, ठीक है। ये प्री कार्डियल डॉपलर इन्होंने लिखा हुआ था ना, ये वो विद रेफरेंस टू एयर एम्बोलिज्म था, ठीक है। सीवीपी की बात हो गई है, ठीक है। अच्छा
ये जो है ना, ये इस वाइवा सिनेरियो के लिंक में है, ठीक है। ये बेतहाशा सिनेरियोज हैं, ये एफआरसीए के हैं सिनेरियोज, ये उनकी एफआरसीए की वेबसाइट पे ही मौजूद हैं ये सिनेरियोज ना। तो ये मैंने वहां से किए थे, मेरे ख्याल से अब और मजीद भी आगे होंगे, तो अब यहाँ से इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग टीबी का, अभी मुझे आवाजें आ रही थी क्योंकि एक्चुअली अब टाइम थोड़ा होगा जिसमें जो मैं आपको जो जो चीजें बता सकता हूँ टीबी के रेफरेंस से आपको क्या परेशानी है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू टीबी, जो आपको क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और आप बाकी पढ़ लें। टीबी के रेफरेंस से क्या बात होगी, कौन बोलेगा, किसने बोला था टीबी? सर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में हमें पहले तो हमने ये देखना है कि डिजीज कब से है और उसकी सिवेरिटी क्या है, और कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है पेशेंट, और उसकी कंप्लायंस कैसी है टू मेडिकेशंस, एंड ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस उसका वेट लॉस कितना हुआ था, प्रेजेंट उसकी वेट स्टेटस कैसा है। फिर उसके बाद हम बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस देख लेंगे, और जब हम उसको असेस कर रहे होंगे तो हम उससे कॉफ का पूछेंगे, हेमोप्टासिस का पूछेंगे। इसमें से आपने जितनी चीजें है बताई हैं, इनमें से आपके अल्फाज जी में सर। से एनेस्थीसिया से रेलेवेंस कितनी चीजों का है? बहुत थोड़ी चीजों का है। आपने बेतहाशा बातें बताई हैं, लेकिन इनमें एनेस्थीसिया से रेलेवेंस कैसे बताई है आपने? आपके अल्फाज में कहीं नजर आ रही है रेलेवेंस एनेस्थीसिया से? नहीं, आपने सर पूछा था कि आपने कहा था ट्यूबरकुलोसिस में हमारा क्या होगा, नहीं मतलब हम नहीं, तो किस तरह वही, उसको देखेंगे। देखो मैं आपको वही तो, यही तो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जी सर, इवेल्युएशन भी एनेस्थीसिया पे फोकस होनी चाहिए माय डियर। सर ठीक है। इसमें जनरल स्टेट ऑफ द पेशेंट होना चाहिए, और जो ड्रग्स ले रहा है उसका इंटरेक्शन, तीसरा ट्रांसमिशन टू द अदर्स या स्टाफ यस, कह लें। ये देखो ना, ये इसके अंदर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड आ Also, गया। also if it's pulmonary or intestinal TB, ये भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली देखें एंटी ट्यूबरकुल आपने इसने इस वसीम, आपने एंटी ट्यूबरकुलस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स का कोई जिक्र किया है? आपने सिर्फ ये कहा है कि भाई कब से ले रहा है, ये इससे हमको क्या करना है? वो बेशक 10 महीने से ले रहा है या उसको 10 महीने से है उसको टीबी, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस एक्चुअली। यस सर। आप उसका बना सकते हैं ताल्लुक, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? अगर वो 10 महीने से भी है लेकिन उसके लिवर फंक्शन डिस्टर्ब नहीं है, उसको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसको वाइटामिन वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसको उसका बोन मैरो सप्रेशन नहीं हो रहा, तो हमारे लिए वो एक आम पेशेंट की तरह है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, यस। साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशंस, और उसके अलावा जो है आपकी जो जैसे इन्होंने बोला है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या मिलरी, एक्चुअली इंटेस्टाइनल भी होगी तो भी हमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। इंटेस्टाइनल होगा तो उसके अंदर अक्सर औकात इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट एज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक्यूट एब्डोमेन, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक्चुअली या वो मिलरी है या वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में है, एक बात हो गई। एंटी ट्यूबरकुलस जो मेडिकेशंस वो ले रहे हैं, वो अब डोजेज मुझे याद नहीं है, नाम आप उसकी ट्रिपल थेरेपी वो आप याद कर लें, क्योंकि आपसे अगर लॉन्ग केस में टीबी का केस आ गया तो आपसे पूछेंगे भाई कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं, किस तरह से दी जाती हैं। 6 मंथ्स का होती है थेरेपी, 9 मंथ्स की होती हैं। जनरली उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं कॉमन अगर आप बोलेंगे तो लिवर के होते हैं, बोन मैरो के होते हैं, न्यूरोलॉजिकल होते हैं। ई फॉर एथिम्बेटोल, ई फॉर आई, एंड ई फॉर जो है ना, तो ये वो मुझे निमोनिक्स याद नहीं है, वो आप देख लें। उसके अंदर जो जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं कॉमन याद कर लें और स्पेसिफिक याद कर लें, एक बात हो गई। और उसके बाद ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स का मैंने आपको बता दिया है, तो इज इट एयरबोर्न और इज इट ड्रॉपलेट? सर एयरबोर्न। Airborne, airborne. Very good. So you need to wear N95 mask, and you have to inform all यस। the people. And you should, if it's possible, there should be negative pressure room. Okay. This is यस सर। something. हमारे मुल्क में तो टीबी, अच्छा जी कोई मसला नहीं, टीबी तो हर बंदे को टीबी पॉजिटिव आता है। यहाँ सऊदी अरब में आके मुझे पता लगता है हर दफा जलील होना पड़ता है, क्योंकि हर दफा वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। और मैंने तो 9 मंथ्स की प्रोफाइलेक्टिक भी दे दी थी उन्होंने मुझे, कि जी आपका क्वांटिफेरॉन पॉजिटिव है तो आप 9 मंथ्स प्रोफाइलेक्टिक सिंगल डोज आइसोनाइजिड। तो और सर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस सबसे लास्ट में होना चाहिए सर, लिस्ट में लास्ट में होना चाहिए सर। लिस्ट में लास्ट पे होना चाहिए। तो ये बातें, अच्छा अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिस पे आप पास या फेल होंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है जी, टीबी होती क्या है? व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन इट इज?
आवाज नहीं आ रही है जो भी बोल रहे हैं। सर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमेटस डिजीज है ये। वेरी गुड। केजिएटेड नेक्रोसिस होता है, ठीक है। तो जो अगर आप इसकी जो डिजीज की पैथोजेनेसिस के रेफरेंस से हम, अगर मैंने नहीं बोला था अभी, जो डिजीज की पैथोजेनेसिस की रेफरेंस से है ना, वो हमारा ये है कि हो सकता है कि अगर क्रॉनिक, ये जो आपने बोला था ना कि इसको कितने अरसे पहले से है, तो वसीम अगर आप उसके बाद बोलते ना कि अगर इसको कंप्लायंस अच्छी नहीं है और उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो लंग में फाइब्रोसिस हो सकता है, तो हमें लंग्स में, हमें रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, ये बोलना था। अगर आपने ये बोला कि उसकी जनरल स्टेटस कैसे है, तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको एनीमिया तो नहीं हो गया, ये हमारी प्रॉब्लम है। समझ आई बात? हम कोई जनरल जीपी नहीं बैठे कि हम उसके हर हर वो यूनानी बाबा सारे उसके मसाइल हम हल कर रहे हैं, नहीं। हमारा ताल्लुक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए, आप अपनी चीजों से रिलेशन में पहुंचे। कोई भी केस हो, कुछ भी हो भाई, अपना हमारा जो मस्जिद क्या है, वो एयरवे है, वो एस्पिरेशन है, वो एनीमिया है, वो उसको फ्लूइड क्या देना है, उसकी मॉनिटरिंग क्या करनी है, उसको मरीज को उठा के कहाँ फेंकना है, उसको आईसीयू में भेजना है, उसको वार्ड में भेजना है, उसको डे केस के तौर पे भेजना है, ये हमारी मस्जिद है। आप अल्टीमेट, या उसके लिवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो भाई हम मसाला दे रहे हैं, वो मसाला खाना हजम करेगा कि नहीं करेगा, वो उसकी दवाइयां, उसका लिवर उसकी ड्रग को मेटाबोलाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पता लगे दे दिया उसको मॉर्फिन, उसके लिवर की प्रॉब्लम थी, अब पता लग रहा है वो उसको रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है, वो मरीज उठ ही नहीं रहा। ठीक है, ये हमारी, तो आप कोशिश ये कीजिए कि एलोथिन दे अपनी, दिया लिवर में मसला है, एलोथिन दे दिया आपने सर उसको। एग्जैक्टली ठीक है ना। अगर उसका लिवर डिसफंक्शन पहले ही है, तो आप ऐसा फैक्टर दे नहीं, अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे, पैनक्रोनियम नहीं देंगे। इवन आप जो है वो जो रोक्रोनियम और वीक्रोनियम का भी मेटाबॉलिज्म लिवर से होता है, आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। आप सिसएट्राक्यूरियम दवाई दें, मासूम बेचारी किसी को तंग नहीं करती, ना किडनीज को तंग करती है, ना लिवर को तंग करती है, खामोशी से, ना हिस्टामिन रिलीज करती है, मोहब्बत से आती है, मोहब्बत से चली जाती है बाहर। ठीक है, तो सिसएट्राक्यूरियम का आपने जिक्र करना है। आपने ओपियाइड में कहने में क्या हर्ज है भाई, आपके पास ना तो फेंटानिल मौजूद है, ना हमारे पास रेमिफेंटानिल मौजूद है, लेकिन वहां पर तो बोले ना, बोलने में तो किसी ने बोल के लब आजाद है तेरे, उस टाइम पे बोलने में तो कोई हर्ज नहीं, आप कहेंगे इफ इट इज अवेलेबल, तो ये बेहतरीन है रेमिफेंटानिल, क्योंकि लिवर की कहीं पे भी अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो रेमिफेंटानिल इज द बेस्ट चॉइस। आजाद तो नहीं है। हाँ सर इसमें एक सवाल है सर, जी जी आवाज आ रही है? जी जी सर जी। इसमें कुछ ड्रग्स हैं जो एंजाइम इंड्यूसर्स होती हैं, कुछ इनहिबिटर्स होती हैं, तो हम्म। ड्रग्स ज्यादा देनी चाहिए, कम देनी चाहिए? अब इफेक्ट के फॉर्म में भी आ गया, एनाल्जेसिया फॉर्म में भी आ गया, अवेयरनेस फॉर्म में भी आ गया, तो बंदा सर क्या बोले, ड्रग डोज ज्यादा दे कम दे सर? यार जैसे असल में रिफेम्पिसिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसका सियासी बयान क्या है, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, डोजेस नीड टू बी एडजस्टेड। और उस टाइम पे आमतौर पे ज्यादा की प्रॉब्लम, अगर उसका इफेक्ट कम आ रहा है ना, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर इफेक्ट नॉर्मल से, रूटीन से सर ज्यादा आ कम रहा आ है, रहा है तो प्रॉब्लम है ना सर, कम आ रहा है तो प्रॉब्लम है ना सर, ज्यादा आ रहा है तो नहीं ठीक नहीं है, कम आ रहा है तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, कम आ नहीं, रहा है तो हम और दे देंगे ना भाई। कम आ कम रहा है में तो भाई, और दे सकते हैं ना। खाने में नमक कम पड़ गया है तो ज्यादा डाला जा सकता है, अच्छा खाने में नमक ठीक है सर, ज्यादा आप इस हो गया है तो कॉन्टेक्स्ट में उसमें कर रहे से हैं, ठीक है पंप मार के निकालेंगे कैसे। ठीक है ठीक है, सर, ठीक है खाना खवातीन बनाती हैं, अगर नमक कम होगा वो पकड़ा देंगी कि भाई डाल दो। अब नमक ज्यादा है तो वो क्या करेंगी, वैसे करेंगी तो वो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा का कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आ गई समझ बात? सर तो ये इसमें डोजेस भी हमें ठीक है पता सर। होनी चाहिए सर, एंटी ट्यूबरकुलस की सबकी डोज भी पता होनी चाहिए। पाकिस्तान के खड़ूस एग्जामिनर्स जरूर पूछते हैं, तो आप लोगों को प्लीज वो ओके याद सर, करना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं याद, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ठीक कि है वो सर। आइसोनाइजेट रिफेम्पिसिन, ये तो मुन्ना भाई एमबीबीएस को भी याद थी यार, तुम लोग याद कर लो, क्या मसला है। ओके सर। ठीक है, सर इसकी जो मोटे तौर पे एनेस्थीसिया होता है वही कोविड रिलेटेड होता है ना सर, पेशेंट डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट निकलेगा, लास्ट केस होगा, N95 पहने हुए होंगे, डीप देखो एनेस्थीसिया होगा, ये कफ आपसे अगर कफ देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसमें ना ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स का अगर आप नाम ले लेंगे ना, तो इतने में काफी हो सर जाएगा। अगर वो आपने मजीद डिटेल पूछे तो बोले, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ठीक है देखें, सर, आपको, आपने उनको सिर्फ, जब आपने उनको ना हेडिंग्स बता दी ना, तो अब एग्जामिनर को ये पता लग गया कि यार इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब वो आपसे जो पूछना ऑक्यूपेशनल चाहेगा, हैजर्ड सर ये प्रॉपर वर्ड है इस इन यस पेशेंट्स जिनको लिए ड्रॉप यस या कि ठीक है दिस इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, दिस पेशेंट कैन ट्रांसमिट
So you have to protect not only yourself but the people around you. ठीक है, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि इन पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी कम होती है, तो इटसेल्फ दे कैन कैच मोर इन्फेक्शन। समझ आई? ये दोनों, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। आप उनको, उन मरीजों को भी ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो बाकी देखें, बाकी उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप किसी भी मेडिसिन की किताब को खोल के देख लें, या आप कोई भी लिखें। मैं आई विल ट्राई टू शेयर। मैंने डाउनलोड कहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ किस फोल्डर में रख दिया है वो। लेकिन टीबी के बारे में, टीबी से लोग इतना घबरा रहे होते हैं ना कि पता नहीं टीबी क्या चीज है यार। वो यही पूछेंगे खुदा की कसम, और आपसे सर हम घबराते अच्छा, क्यों हैं सर? टीबी का हाँ, पेशेंट आता है, एक्टिव पेशेंट आता है, कोई कंसल्टेंट कहता है यार करा दो, कोई कहता है नहीं इसके टेस्ट कराओ दोबारा। मतलब अच्छा कोई मैं कहता आपको है बताता हूँ, 6 महीने एक हो, सेकंड। कोई कहता है 6 महीने मेडिकेशन हो गई है, हाँ वेट करो 3 महीने, कोई कहता है नहीं 5वां महीना है, एग्जामिनर हाँ करा दो। देखो, देखिए वहां पर सर अच्छी हम बात ये है कि कोई, देखो एक सेकंड वासिफ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया को आप थोड़ी देर के लिए ना भूल जाओ। ठीक है, आप तो एग्जाम सर की मैं बात आपसे करो। वही पूछना चाह रहा हूँ, बंदा क्या बोले बस ये, अगर एक्टिव मेडिकेशन इलेक्टिव ले रहा है 4 महीने इलेक्टिव हो गए। सर्जरी इलेक्टिव सर्जरी नहीं होगी। इलेक्टिव सर्जरी आप नहीं अच्छा ठीक है करवाएंगे। सर, ठीक है, इलेक्टिव ठीक है सर। सर्जरी आप नहीं करवाएंगे। या रिस्क वर्सेस बेनिफिट, देखो एग्जाम में तो ये जुमले आपकी रेस्क्यू के लिए हैं। यू विल नहीं हैव अ नहीं ये तो डिस्कशन। ठीक है सर, एक पेशेंट में अभी अभी 6 मंथ वाला या 9 मंथ वाला ले चुका है, अगर उसकी 3 दिन पहले खत्म हो गई है 9 मंथ, क्या पर्टिकुलर कोई टेस्ट है दोबारा उसके आप लिए, एक इलेक्टिव सर्जरी है? आप उसका एक टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने खुद करवाया हुआ है इसलिए मुझे पता है, मुझे डिटेल उसकी नहीं पता। वो एंटीबॉडीज होती है क्वांटिफिरॉन। ठीक है, वो ठीक है सर। क्वांटिफिरॉन के और लेवल्स से आप मॉनिटर कर सकते हैं। एक चीज हो गई, लेकिन आप ये अनलेस अंटिल वो आपसे ना, सिंपल टेस्ट कौन सा होता है? मॉन्टोस टेस्ट। ठीक है, जो सर मॉन्टोस टेस्ट होता है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टाइप का वो टेस्ट होता है, जो जिसके अंदर लेटेंट होगी इन्फेक्शन तो वो भी सामने पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। समझ आई? ये वो होता है। बाकी क्या होता है? बाकी स्पूटम के टेस्ट होते हैं। स्पूटम के टेस्ट करवा के उसके अंदर वो देख लेते हैं कि क्या। अच्छा एक और बात, इसकी ब्रोंकोस्कोपिक ब्रोंको एल्वेलर लिवाज के जरिए भी किया जाता है। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान में तो कभी नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ पर बेतहाशा केसेस होते हैं जो आमतौर पे वो यहाँ पर जो आते हैं ना, यहाँ के सेटअप में वो प्रिजनर्स होते हैं। वो प्रिजनर्स होते हैं, वो बेचारे बुरी हालत उनकी होती है, वो आते हैं, उनको ब्रोंकोस्कोपिक, उनका ब्रोंकोस्कोपिक जो ब्रोंको एल्वेलर लिवाज के जरिए उनके डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आप मुझे बताओ कि टीबी का कोई है खौफ? 4 दवाइयों के नाम याद करने हैं, उनको कितने महीनों के लिए देते हैं। ठीक है, और उनकी क्या प्रिपरेशन होती है। पाकिस्तान के रेफरेंस से आप उसकी मायरन पी है या मायरन है, वो पता नहीं 6 महीने एक देते हैं, फिर 3 महीने एक देते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो आप उसकी सिर्फ रजीम को देख लो, इट इज ओनली मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। वो देख लो। बाकी जो आपसे टीबी के टेस्ट के एग्जाम के अंदर वो जो टेस्ट पूछेंगे, वो आपसे, वो मैंने आपको बता दिया। लंग्स अगर डैमेज हो गए तो लंग्स की आप उसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, अगर एनीमिया हो गया है तो आप एनीमिया को ट्रीट, एनीमिया के रेफरेंस से हो गया। तो हेडिंग्स क्या आ गई? लिवर डिसफंक्शन, एनीमिया, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, रिस्क ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ठीक है, ये ट्रांसमिशन। ठीक है, और उसके बाद अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस है तो आपको उस रेफरेंस से आप देखेंगे, आपको उस हिसाब से आपने एंटिसिपेट करना है। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस है और उसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न आएगा। ठीक है, आप उसके अंदर एयरवे प्रेशर्स अगर ज्यादा आएंगे तो उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी तो देखें, आप माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं, आप लोग उसको हेडिंग्स को अगर आपको पता चल गया ना तो आप फेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज के पीछे जाएंगे और अपने सर पे सवार करेंगे इस चीजों को, तो देखो इस तरह बेतहाशा चीजें आ सकती हैं, इस तरह के बेतहाशा केसेस आते हैं। वहां पर देखो, मैं आपको एक बता रहा हूँ, वो मेरे एक सीनियर थे जो बेचारा, अब माशाल्लाह से ही इज अ रिनाउंड एनेस्थेटिस्ट, आई विल कैन नॉट टेल हिज नेम, कैन यू बिलीव दिस, कि वो थोरेसिक सर्जरी में ब्रोंको पल्मोनरी फिस्टुला का पेशेंट उनको दे दिया था, चेस्ट ट्यूब डली, मैंने बताया था चेस्ट ट्यूब वाला पेशेंट आ गया था, उसकी इंडक्शन के अंदर उन्होंने रेट्राक्यूरियम दे दिया था, वो फेल हो गए थे। क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर, जहां पर आप, एक तो बात ये कि आप उसको वेंटिलेट, हो सकता है उसकी वेंटिलेशन ही ना हो रही हो, दूसरी बात ये कि अगर आप वेंटिलेशन करेंगे, उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, तो उसका तो पता लगेगा फिस्टुला और बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे पेशेंट में इनहेलेशनल इंडक्शन की जाती है। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां पर तो ये चीजें भूल जाती हैं बंदे को, तो इतनी डिटेल में कौन जाएगा। आप उसकी थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ लें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, क्या उसकी पैथोलॉजी होती है, कितने दिन के बाद
वो बनते हैं, वो एक दो नाम याद कर लें जो आपसे एग्जामिनर वहां पे पूछ सकता है कि भाई टीबी क्या होती है। तो यही आपसे सवाल पूछेंगे, टीबी को कैसे डायग्नोज करते हैं। मैंने आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट भी बता दिए हैं, स्पूटम का भी बता दिया है, मॉन्टोस टेस्ट में। यकीन करें मैं आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज पे बता रहा हूँ जो मुझे ज़बानी याद है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सर पे सवार करेंगे तो ये बहुत बड़ा मुश्किल, हो टीबी टीबी नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कीप इट इजी, कीप इट रिलैक्स्ड। एक हमारे, मुझे एकदम से याद आ गया, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक हमारे दोस्त थे, वो बेचारे बहुत ही अनलकी आदमी थे। उनको मायस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट लॉन्ग केस में आ गया था। अब वो परेशान हो गए, वो ज़हनी तौर पे हो गए। और एक्चुअली उस बंदे को तो मायस्थीनिया ग्रेविस जो डिजीज है वो तो एक ऐसा नाम नहीं है ना कि हमारे मरीजों को पता हो इसका नाम, एम राइट। तो उनको पूरी 20 मिनट में ये समझ ही नहीं आया कि ये केस क्या है, क्योंकि उनकी वही अप्रोच थी कि मरीज को जाके देखना है कि ये कौन सा मरीज है। तो उसका नतीजा ये, वो बेचारे फेल हो गए। और एग्जामिनर ने उन्होंने फोकस ही नहीं किया, वो मसल वीकनेस को उन्होंने आगे प्रोब नहीं किया। ठीक है, अगर वो मसल वीकनेस को प्रोब करते तो उनके दिमाग में आ जाता कि भाई मसल वीकनेस की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, या तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होगी। अगर वो ना भी नाम बताते ना, अगर वो इस चीज पे फोकस करके वहां चले जाते ना, तो वो फेल ना होते। ठीक है, और क्योंकि उस वक्त तक देर हो गई थी शायद, उनको समझ ही नहीं आया केस। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर अगर आपके क्वेश्चन, जनरलाइज क्वेश्चंस पे आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, टीबी का और क्या दुख थे, आप लोगों के बहुत सारे दुख थे। किसी ने मुझे कहा था केस करवाने का, वो लॉन्ग केस का। तो लॉन्ग केस की झाका उतरा है कि नहीं उतरा, या थायराइड का लॉन्ग केस होगा, या कार्डिक का लॉन्ग केस होगा, या लिवर का लॉन्ग केस होगा, या CRF का लॉन्ग केस होगा, या पेशेंट विद मसल वीकनेस। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया, यहाँ पे लिस्ट भी बनाई हुई थी मैंने एक, इधर गई। ये लॉन्ग केस को दफन कर दें आज, फातिहा पढ़ के ना फारिग हो जाए। ये ज्यादा लिखे हुए हैं ये। ठीक है, इसोफेजेक्टमी मुझे खुद आया था तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आमतौर पे इसोफेजेक्टमी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे खुद आया हुआ था तो मैंने बायस होकर मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने को बहुत कम लोगों को ये केस सुना है इस तरीके का। ये प्रेग्नेंट पेशेंट हो, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, ये पता नहीं 7 मंथ प्रेग्नेंट पेशेंट को उठा के ले आए थे। एनीवेज, तो देखें, जो ओरल ट्यूमर्स का भी मसला भी हम हल कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़हन में रखें कि सलाइवा की सिक्रीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर वो उसको जो ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके अंदर नर्व, अगर वो मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा मतलब लाइक ये कि ओरल नहीं कर रहे हैं, वो बाहर से अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके अंदर हो सकता है फेशियल नर्व की वो कर रहे हैं, जस्ट लाइक पैरोटिड ट्यूमर्स। ठीक है, पैरोटिड ट्यूमर्स भी वही होते हैं, तो उसके अंदर फेशियल नर्व और उसकी ब्रांचेस को करते हैं, तो वहां पर भी नर्व मॉनिटरिंग का आता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें आपको मसल रिलैक्सेंट को अवॉइड करके नर्व मॉनिटरिंग करनी होती है। तो उसमें एक मैस्टाइड की सर्जरी है, जो आपके जो होते हैं, जो कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी होती है। ठीक है, थायराइड की सर्जरी में अगर वो नर्व मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी मसल नहीं देते, और पैरोटिड की सर्जरी, ये 4 तो मुझे याद आ रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्जरीज हो सकती हैं, स्कोलियोसिस की सर्जरी होती है, कोई न्यूरोलॉजिकल सर्जरी होती है। तो ये एक लिस्ट आप बना सकते हैं कि कौन कौन सी सर्जरीज होंगी जिसमें आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट नहीं देने। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही चीज आएगी। बाकी Dr. केयर Safi, में, what is this list? Sorry to interrupt you. What is this list about? This list is for लॉन्ग the long केसेस, cases. ये जो आप अभी दिखा रहे हैं. यस Right. यस Okay. यस। And how Okay, can we access those documents जो इससे पहले आपने लिखी हुई थी, वो little? are you new to the group? I'm not new to the group, but I haven't been able to attend too many of these classes. So Yes, how do I access those unfortunately documents? this is for access for everyone. Okay, so it is just a link, okay, which I share many times. I can share it Okay. again, and there are some articles over there, some this Yes. Viva scenarios, all sort of books, FRCA mind maps, and topic wise questions. Here I have just, because actually this is all made by me, so unfortunately maybe you will find it Okay. difficult to search, but it's not difficult, believe me. These are some sort of questions which I have done postmortem, and कुछ topics का और कुछ questions का। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा, जो कि आपने एक पेशेंट को पढ़ना किस तरह है, आपने एक पेशेंट को किस तरह, एक केस को किस तरह अप्रोच करना है, डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू, ये एक लॉन्ग केस की लिस्ट है, ये हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट है। ठीक है ना, कि आपने कोई भी एक पेशेंट है उसको कैसे अप्रोच करना Okay. है।
ठीक है, and you can ठीक, thank you. you can actually access the YouTube उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर, ये YouTube का चैनल है और इस चैनल पे प्लेलिस्ट्स में जाके आप यहाँ पर हर टॉपिक तकरीबन मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसमें वायरस से रिलेटेड है, ये यूरोलॉजी है, लिवर है, ब्लड है और क्या कुछ है, हाउ टू स्टडी। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं ये एक मिनट, एनीवेज आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये आप मुझे जस्ट मैसेज ड्रॉप कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, आई विल सेंड यू अगेन, ठीक है। हाँ भाई लोहानी साहब, इधर जी गए सर। लोहानी साहब, आप बताइए नहीं और मैं कौन इधर सा टीबी का मसला हल हुआ है कि नहीं, पहले मुझे ये बताएं। हो गया सर। हो गया। ठीक है, बिल्कुल और सर। कल जो वो आप लोगों को डिप्रेसर मार रहा था ना, मिस्टर क्या नाम था उसका, आदिल, तो आदिल के डिप्रेशन आदिल नहीं है। ठंडवानी सर। हाँ वो आदिल जो है ना, वो क्योंकि वो उसको बाहर की हवा लगी भी है ना, तो जो बाहर की हवा जिसको लग जाती है वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं लॉन्ग केसेस की बात कर रहा था। तो एक्चुअली देखें, ये अगर आप इस्केमिक हार्ट डिजीज, वेलवुलर हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पेस मेकर, हार्ट फेलियर, और ये आ चुका है केस, ये एक मुश्किल केस होगा क्योंकि हमें इसके बारे में ये पढ़ लीजिएगा। बर्जर्स डिजीज क्या होती है, वेजोक्लूसिव प्रॉब्लम होती है लोअर लिम्स का, उसमें बेसिकली इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है एंड इट इज रिलेटेड टू समहाउ विद एथेरोस्क्लेरोसिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे इस डिजीज के बारे में बहुत अच्छी तरह नहीं आता। लेकिन आप देखें इनके अंदर कॉमन बात क्या होगी कि अल्टीमेटली वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा या वेसल्स पे इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। वेसल्स टू वाइटल ऑर्गन्स, जिनमें मेनली हम कहेंगे ब्रेन, पेरिफेरी एंड इटसेल्फ हार्ट, ठीक है। तो अगर उसकी वेसल्स की प्रॉब्लम हो रही होगी तो अल्टीमेटली हार्ट कमजोर हो जाएगा, उसके अंदर स्कीमियाज होंगे, उसके अंदर एरिथमियाज होंगे, उसके अंदर फेलियर की तरफ चला जाएगा। और अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो हाइपरटेंशन की वजह से उसकी जो है वो उसको हार्ट को ज्यादा अगेंस्ट रेजिस्टेंस काम करना पड़ा होगा, तो हाइपरट्रोफी डेवलप हो जाएगी। हाइपरट्रोफी जब डेवलप होगी तो हार्ट को ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब हार्ट को ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसके अंदर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब होगी, और हाइपरट्रोफी हो रही है, हार्ट वीक हो रहा है, हार्ट के अंदर जो कंप्लायंस है उसकी वो कम हो गई है, वो ज्यादा रिसीव नहीं कर पा रहा। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये कहता है कि भाई हार्ट अच्छा, जो हार्ट होगा वो रिसीव अच्छा करेगा तो फेंकेगा आगे, जितना हार्ट को आप स्ट्रेच करेंगे उतना आगे फेंक देगा। तो जब हार्ट को रिसीव करने की प्रॉब्लम हो रही है तो दैट इज डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। जब डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो उसकी वजह से जो नॉर्मल पैसिव फिलिंग हो रही है, वो पैसिव फिलिंग के ऊपर इतना हार्ड नहीं डिपेंड कर पाएगा, एट्रिया का धक्का लगाना पड़ेगा, जो नॉर्मली हमें इनसिग्निफिकेंट है, शायद इतना ज्यादा नहीं है, 20% तक कार्डिक आउटपुट उस पर मेंटेन हो रहा है, उसकी इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो एको की रिपोर्ट होगी वो उसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन के तौर पे होगा, और उसमें एक लिखा होता है E/A रेशियो। E इज पैसिव इजेक्शन और A इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो नॉर्मली E ज्यादा होती है, A कम होती है। तो नॉर्म जब ये बढ़ता जाएगा, ये हार्ट के ऊपर जोर बढ़ता जाएगा तो एट्रिया का रोल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई हार्ट फेल हो रहा है क्योंकि हार्ट रिसीव ही नहीं कर रहा। तो ये दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। इजेक्शन फ्रैक्शन इज जस्ट अ नंबर। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर आपके पास 100 आ रहा है और आप 100 में से 60 भेज रहे हैं तो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन 60 आ रही है। अगर आपके पास 100 ही नहीं आ रहा, आपके पास 80 आ रहा है और 80 में से आप 50 भी भेज रहे हैं, तो एक्चुअली तो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन 60% मेंटेन है, लेकिन क्या हार्ट वैसे ही है? नहीं। इजेक्शन फ्रैक्शन का नॉर्मल होना इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना इज डेफिनेटली सिग्निफिकेंट। इजेक्शन फ्रैक्शन 60% लिखी हुई है ना, तो इट इज नथिंग इन हाइपरटेंसिव, ये कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रही है तो दैट इज एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट, पेशेंट हार्ट फेल हो रहा है। तो ये बेसिकली जो भी आपकी असेसमेंट हो, आपने यहीं पे घूम फिर के रहना है कि भाई इसको स्कीमिया हो रहा है, कितना चल के हो रहा है, इसकी क्या फंक्शनल क्लास है, क्लास कितनी उसके मेट्स है, ठीक है। उसकी वजह से उसको क्या बैठे बैठे चेस्ट पेन हो रही है,
क्या उसको थोड़ा सा चल के चेस्ट पेन हो रही है, क्या उसको मैसिव एक्सरसाइज पे चेस्ट पेन हो रही है, इससे आप एंजाइना की क्लास निकाल लेंगे। बिल्कुल यही चीज चेस्ट पेन की जगह आप फेलियर की बात कर देंगे तो उसमें डिस्निया आप बोल देंगे, तो वो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन आ जाएगी अब हार्ट फेलियर में। चीज वही होगी, एक में चेस्ट पेन है, एक में डिस्निया है, और आप उनसे पूछ रहे होंगे कि भाई कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, उसके अलावा कोई वीकनेस तो नहीं हो रही, जैसे सीवीए को आपने रूल आउट कर लिया, कोई किडनीज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब आपने किडनीज की प्रॉब्लम को देखने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ेंगी, उसके अंदर आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उसके अंदर क्रेटिनिन होगा, ठीक है, यूरिया क्रेटिनिन होगा, उससे आपको किडनीज का पता चल जाएगा, और साथ यूरिन आरी में आपको प्रोटीन यूरिया आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई इसके हार्ट हाइपरटेंशन की वजह से या किसी और फॉर एनी रीजन इसके हार्ट ये इसकी किडनीज डैमेज होने शुरू हो गए, तो अगर हार्ट के रेफरेंस से होगा तो आप कहेंगे कि भाई हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से, और फंडस का आपने एग्जामिनेशन कर लिया, कोई न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है या उसको कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो वो सीटी स्कैन एमआरआई हो गया, या फिर कैरोटिड डॉपलर हो गया। जब एक उसको वेस्कुलर डिजीज होगी, चाहे वो इस्केमिक हार्ट डिजीज के रेफरेंस से हो या उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो रही है, तो आप फिर उसके अंदर कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर आप बेहतर है टू डू कैरोटिड डॉपलर। इसलिए जो भी पेशेंट कार्डिक सर्जरी के लिए जाते हैं, कैबेज के लिए जाते हैं, उनका करवाया जाता है कैरोटिड डॉपलर मेजॉरिटी सेटअप्स में, क्योंकि देखा जाता है कि भाई उसकी कैरोटिड प्रॉब्लम तो नहीं है। तो और इटसेल्फ पंप का जब प्रेशर आता है तो पंप के को टॉलरेट करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसकी ऑलरेडी सेरेब्रल वेस्कुलेचर है तो पता लगे उसको बाद में उसको स्ट्रोक हो गया, जब 2 घंटे वो पंप पे रहा, उसको डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो हुआ तो उसको वो हो गया। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। वैल्वुलर हार्ट डिजीज बिल्कुल यकीन करें कि इसी के अंदर फिट हो जाएगी। माइट्रल वाल्व की डिजीज है तो उसके अंदर आपका बैक प्रेशर जा रहा है, वहां पर स्टेसिस हो रहा है, वहां पे क्लॉट बन जाएगा, और उसकी वजह से जो पल्मोनरी वैस्कुलेचर है अल्टीमेटली उसको हाई प्रेशर्स जाने शुरू हो जाएंगे और वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी तो राइट हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। हार्ट कार्डिक आउटपुट इसका मेंटेन होगा ऑन अ वेरी नैरो मार्जिन, कि अगर उसका प्रीलोड कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और अगर पेशेंट थोड़ा सा भी वॉल्यूम के ओवरलोड में गया तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर फिक्स दरवाजा है जिसने जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करना है, वो मार्जिन बहुत आपके पास नैरो है, ठीक है। तो वो अगर आपको थोड़ी सी भी उसमें प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकेगा। तो ये हार्ट की में इसी तरीके से तो आपको चाहे वो माइट्रल सर एक सवाल है सर एक जी जी सवाल है सर। जी जी मतलब वो फिर वो उस कैटेगरी में नहीं शामिल किएगा जिसको थोड़ी देर पहले आपने सर कहा, जिसके आज मैं हाँ हैंड रिटन एक सर एग्जामिनेशन पढ़ रहा था हाइपरटेंशन की सर। हाँ उसमें पहली दफा एक मैंने नई चीज देखी कि अगर जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन है, हाँ एक दफा लिटा के और स्टैंडिंग कराएंगे, जब उसको बीपी दोबारा रिकॉर्ड करेंगे उसका डायस्टोलिक इंक्रीज होगा। कहता है अगर सेकेंडरी कॉज है स्टैंडिंग में कराएंगे तो डायस्टोलिक डिक्रीज होगा। मैंने ये कभी नहीं सुना सर, आपको कोई आइडिया है ये गलत है ठीक है क्या है ये सब? यार मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी फील्ड ही नहीं, दिस इज नॉट आवर ठीक है। फील्ड। हमारा हमारा इसलिए फील्ड नहीं है ये कि ये प्री ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक टूल है। ये हम लोग मरीज को एनेस्थीसिया के दरमियान में ये सब काम करेंगे? नहीं करेंगे। ये पता नहीं क्यों करवाया जाता है, आई डोंट नो। हमारा काम इसमें सिर्फ ये नहीं सर, है वो कि एक एग्जामिनेशन लिखा हुआ था कि आप जब हिस्ट्री एग्जामिनेशन हाइपरटेंशन, एक केस बना हुआ था हैंड रिटन सर, उस पे उसने लिखा हुआ था कि स्टैंडिंग भी कराएंगे, डायस्टोलिक एसेंशियल होगी तो डायस्टोलिक इंक्रीज हो जाएगा, अगर सेकेंडरी कॉज होगा तो डायस्टोलिक डिक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा शायद पता नहीं यार, आइडिया हो आपको, क्योंकि देखो सिर्फ कोई रेफरेंस कुछ नहीं लिखा हुआ, हैंड रिटन है। नहीं नहीं, लेकिन देखो मुझे एक बात बताना कि एसेंशियल हाइपरटेंशन में वो कह रहे हैं कि जब पेशेंट खड़ा होगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डायस्टोलिक इंक्रीज होगा, अगर सेकेंडरी कॉज होगा डायस्टोलिक डिक्रीज होगा। देखो मैंने ये आमतौर कभी पे नहीं सुना, प्रैक्टिकली तो मैंने ऐसा, देखो प्रैक्टिकली ऐसा इसलिए मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि वजह ये है कि जब प्रैक्टिकली जब हम इस तरह के पेशेंट को देख रहे होते हैं तो ज्यादातर तो पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव पे होते हैं ना। तो जब एंटी हाइपरटेंसिव पे पेशेंट पे होते हैं तो वो उनको तो वेसोडायलेटर्स आप दे रहे हैं, तो उनके अंदर तो ये तो एसी इनहिबिटर का साइड इफेक्ट है। खास तौर पे फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन होती है, या इवन बाद में भी इन पेशेंट्स में ज्यादा तो नहीं होगा कम से कम, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ बात, क्योंकि आपने तो वेसल्स की टोन ही खत्म कर दी। ठीक है। ठीक है, तो बहरहाल आप इट्स समथिंग, देखो मेरी एक बात सुनो, इस किस्म की चीजों से घबराना नहीं है। अगर आपको इस बात पे फेल कर देना तो आप अपने हाथ खड़े कर दें, क्योंकि आप ये समझ लो कि ये
ये आप इस वक्त आपकी पास होना आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन इन बातों के पीछे अब ये खुदा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो ये बात, क्योंकि एग्जाम में ना पूछते अल्लाह का वास्ता में। इस बात पे कोई तुम्हें फेल या पास नहीं करेगा। जो नॉर्मल रूटीन होती है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं तो हर पेशेंट को एक्चुअली पोस्चरल, हर बंदे को नॉर्मली पेशेंट का क्या होता हाइपोटेंशन है, होती है, नहीं होती है हाइपोटेंशन नहीं होती, हाइपोटेंशन नहीं होती, हाँ कूलिंग नॉर्मली होती नहीं है। होती सर। नॉर्मली हाँ कूलिंग हमारा होती है। रिस्पॉन्स हमें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स काम हमारा हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कूलिंग होती है, फौरन हमारे बेरो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस करते हैं और बेरो रिसेप्टर्स जो हैं वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब हाँ सर। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को बढ़ाते हैं तो वो मेंटेन हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है विद अ लिटिल बिट ऑफ हार्ट रेट इंक्रीज, और हमें महसूस भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जेजरेट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये लिस्ट जो मौजूद है इसको आप परेशान होके ना देखें, इसको पॉजिटिवली होके देखें कि ये क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलें ठीक है, अब इंशाल्लाह फिर अगर रात को मौका मिला तो मैं कर लूंगा, नहीं तो फिर कल रात को फिर। ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, जवाब थैंक Thank you, sir. Thank तो you. ये डेस्ट डॉक्टर MH, आप अगर मुझे ना मैसेज कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली भी भेज देता हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर All दीजिए। right. थैंक यू। All right. Thank you.